हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे अब तक परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज है क्लास 10th। आज से हम परसेंटेज के मिसलेनियस क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1। सारे कॉन्सेप्ट्स बच्चे हम कर चुके हैं, तो अब इन मिसलेनियस क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1, अ नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 8 इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 8, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एरर इन द रिजल्ट। परसेंटेज एरर बताना है आपने। कोई नंबर है, उसको गलती से हमने किससे डिवाइड कर दिया, 8 से। करना क्या था, 8 से मल्टीप्लाई करना था, 8 से मल्टीप्लाई करना था। तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द रिजल्ट। तो बच्चे परसेंटेज एरर निकलेगा कैसे, परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा ये ध्यान दो पहले तो आप, फिर ये फॉर्मूला आपको समझाऊंगा भी। परसेंटेज एरर निकलेगा करेक्ट रिजल्ट माइनस इनकरेक्ट रिजल्ट डिवाइडेड बाय करेक्ट रिजल्ट इनटू 100। इस तरीके से आप परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब यहां पे किसी नंबर की बात हो रही है, वो नंबर दिया तो नहीं है, आप नंबर कुछ भी लेट कर सकते हैं, आप x मान लो, y मान लो, z मान लो। लेकिन अच्छा ये होगा कि आप ऐसा नंबर लेट करो जिससे कि हमारी सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन आसान रहे। तो क्यों ना मैं जिस नंबर की बात हो रही है उस नंबर को 8 ही मान लिया जाए। समझ रहे हैं बच्चे। तो आपने 8 को किया क्या, गलती से 8 को 8 से डिवाइड कर दिया, गलती से 8 को 8 से डिवाइड कर दिया, लिखा हुआ फर्स्ट लाइन में। तो अगर आप 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा इनकरेक्ट रिजल्ट, यहां पे आ जाएगा इनकरेक्ट रिजल्ट। तो इनकरेक्ट रिजल्ट कितना बना, 8 डिवाइडेड बाई 8, इनकरेक्ट रिजल्ट बन गया बच्चे 1। समझ गए। अच्छा, इसके बाद करना क्या था, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना था। मतलब जो करेक्ट रिजल्ट बनना चाहिए था, जो करेक्ट रिजल्ट बनना चाहिए था वो बनेगा कितना, 8 इंटू 8 कितना हो गया बच्चे, 64। करेक्ट रिजल्ट बनना चाहिए था 64। अब बताना है परसेंटेज एरर। फॉर्मूला क्या बताया मैंने, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय करेक्ट रिजल्ट इनटू 100। तो करेक्ट रिजल्ट कितना है 64, इनकरेक्ट रिजल्ट कितना है 1, डिवाइडेड बाय करेक्ट रिजल्ट इनटू 100। तो यह बन जाएगा बच्चे 63 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 100। समझ रहे हैं बच्चे आप। इसको सॉल्व करेंगे हम, ये बनेगा, ये बनने वाला है, ये बनने वाला है, ये बनेगा 90, एक मिनट, ये बनेगा बच्चे, इसको काटेंगे, ये जाएगा, ऑप्शन काफी क्लोज है, ये जाएगा 98.43 के आसपास। ठीक है बच्चे, 98.43 ये है परसेंटेज एरर। आया समझ। करना क्या है, जब भी आपसे, एक मिनट बच्चे, यहां शायद विजिबल नहीं हो रहा है आपको, साइड में लिख देते हैं 63 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 100। इसका रिजल्ट बनेगा 98.43। ठीक है बच्चे। तो जो परसेंटेज एरर है वो बन गया 98.43। तो समझ गए किस तरीके से आपने परसेंटेज एरर निकालना है, करेक्ट रिजल्ट और इनकरेक्ट रिजल्ट का डिफरेंस डिवाइडेड बाई करेक्ट रिजल्ट इनटू 100। साइन आपने इग्नोर करना है, करेक्ट रिजल्ट और इनकरेक्ट रिजल्ट का जो भी साइन बनेगा उसको इग्नोर करना है आपने, बस दोनों का डिफरेंस देखना है, डिवाइडेड बाय करेक्ट रिजल्ट इनटू 100। आया समझ के नहीं आया बच्चे। तो इसका आंसर होगा 98.43, मतलब ऑप्शन ए। इस तरीके से आप परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट बच्चे, स्टेटमेंट क्या है, किसी नंबर को हमने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया 7/4 से। करना क्या था, हमने 3/5 से मल्टीप्लाई करना था। नंबर लेट करो, नंबर ऐसा लेट करो जो 7/4 से भी कटे और 3/5 से भी कटे। तो क्यों ना नंबर को लेट कर लिया जाए जी 20, 5 और 4 का एलसीएम ले लिया। अब किया क्या हमने, करना क्या था और किया क्या, 20 को हमने गलती से 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से जो इनकरेक्ट रिजल्ट आया, यहां से जो इनकरेक्ट रिजल्ट आया, 20 को क्या कर दिया हमने, 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इनकरेक्ट रिजल्ट आ गया बच्चे 35। 4 5 20 एंड 7 5 35। करना क्या था हमने, करेक्ट रिजल्ट कितना आना चाहिए था, करेक्ट रिजल्ट आना चाहिए था 20 को आपने करना क्या था, 3/5 से मल्टीप्लाई करना था। तो करेक्ट रिजल्ट आना चाहिए था कितना बच्चे, 12। ठीक है जी। परसेंटेज एरर बताना है, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय करेक्ट रिजल्ट इनटू 100। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया,
23 डिवाइडेड बाई करेक्ट रिजल्ट जो कि 12 है इंटू 100, ये 200% से जस्ट नीचे कुछ आंसर होगा। 24 से नीचे मतलब 23 है, 12 का डबल 24, मतलब 200% से थोड़ा सा नीचे आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिख रहा है 191 एंड 2/3%, ये है आपका आंसर। आया समझ? ठीक है बच्चे, लग गया पता परसेंटेज एरर किस तरीके से निकालना है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो परसेंटेज एरर के 2 सवाल मैंने लिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया परसेंटेज एरर किस तरीके से मैंने निकाला। अब अगले जो 2 क्वेश्चन है ये किस टाइप के क्वेश्चन है, इसमें बच्चे फ्रैक्शन की बात होगी। फ्रैक्शन का न्यूमरेटर आप किसी परसेंटेज से इंक्रीज कर रहे होंगे या डिक्रीज कर रहे होंगे, डिनोमिनेटर भी कुछ परसेंटेज से आप इंक्रीज कर रहे होंगे, डिक्रीज कर रहे होंगे। इन बदलाव के बाद एक नया फ्रैक्शन बनेगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है ध्यान दो। If the numerator of a fraction be increased by 15% and its denominator be diminished by 8%, the value of the fraction becomes 15/16. Find the original fraction. तो यहां पे बच्चे किसी फ्रैक्शन की बात हो रही है। फ्रैक्शन हमेशा, फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा। तो न्यूमरेटर लेट कर लेते हैं x एंड डिनोमिनेटर लेट कर लेते हैं y। जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है वो इंक्रीज हो रहा है 15%। अब मैं बेसिक क्लासेस में आपको समझा चुका हूं, परसेंटेज की बेसिक क्लासेस में, कि किसी नंबर को अगर आपने 15% बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, 115/100 से गुणा करेंगे। समझ गए? न्यूमरेटर जो है 15% बढ़ रहा है और जो डिनोमिनेटर है वो 8% डिक्रीज हो रहा है। तो 8% डिक्रीज करने के लिए आप 92/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर ये बन जाएगा जी नया फ्रैक्शन जो कि 15/16 है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां से x/y आ जाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा है, x/y मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है जी, 100 से 100 कट जाएगा, 23 5 टाइम्स, 23 4 टाइम्स, 4 4 जा 16 हो गया एंड 5 3 जा 15 हो गया। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन आ गया बच्चे 3/4, 3/4। यही आपसे पूछा जा रहा था। तो कौन सा ऑप्शन आंसर है? डी ऑप्शन आंसर। आया समझ के नहीं आया? सारी चीजें हम परसेंटेज की बेसिक क्लासेस में कवर कर चुके हैं। ठीक है बच्चे, अब हम मिसलेनियस क्वेश्चंस कर रहे हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने बेसिक क्लासेस देख रखी हैं तो। ठीक, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी इंक्रीज्ड बाय 200%, सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चे। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी इंक्रीज्ड बाय 200% एंड इट्स डिनोमिनेटर बी इंक्रीज्ड बाय 350%, द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन बिकम्स 5/12। द ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछा हुआ है। अगेन ओरिजिनल फ्रैक्शन को मान लेते हैं x/y। न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है 200%, 200% बढ़ाने के लिए 300/100 से गुणा करना पड़ेगा। और जो डिनोमिनेटर है वो आप इंक्रीज कर रहे हैं 350%, 350% बढ़ाने के लिए 450/100 से गुणा करना पड़ेगा। तब जाकर ये फ्रैक्शन जो नया बनता है वो बनता है 5/12। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, 150 2 टाइम्स, 150 3 टाइम्स, 3 4 जा 12। x/y इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5/8। ये है ओरिजिनल फ्रैक्शन, डी ऑप्शन आंसर। आया समझ कि नहीं आया? आसान क्वेश्चंस हैं, बस कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, इंक्रीज कैसे करना है, डिक्रीज कैसे करना है, ये चीजें हम सारी सीख चुके हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर आपको बताता हूं किस टाइप का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, इन द चिदम्बरम्स फैमिली द रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस टू सेविंग्स इज 5:3, but his expenses is increased by 60% and income increases by only 25%, and there is a deficit of savings। कितना दिया हुआ है? 3500। The increased income of Mr. Chidambaram's family is increased income पूछी हुई है। बच्चे यहां पे 3 चीजों की बात हो रही है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, तीनों में क्या रिलेशन होता है? तीनों में रिलेशन बनेगा बच्चे, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ये आप सभी जानते हैं, खर्चों में सेविंग जोड़ दी जाए तो किसके बराबर आ जाता है? इनकम के बराबर आ जाता है। ठीक है, अच्छा इन एक्सपेंसेस और सेविंग्स का रेशियो दिया हुआ है 5:3। एक्सपेंसेस और सेविंग्स का रेशियो दिया हुआ है 5:3। तो एक काम करते हैं, रेशियो बदले बिना इनकी वैल्यूज बदल लेते हैं। खर्चे को मान लेते हैं 500, सेविंग्स को मान लेते हैं 300। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि नंबर्स अगर 100 के मल्टीपल्स में हो तो इसमें कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है, परसेंटेज ऐड या लेस करना आसान हो जाता है। ठीक है, खर्चे को मैंने मान लिया 500, सेविंग्स को मैंने मान लिया 300, रेशियो वही सेम ही रहा, 5:3 रहा, तो हम बिल्कुल 500 एंड 300 लिख सकते हैं इसको।
तो खर्चे और सेविंग्स को मिलाकर इनकम बन गई कितनी? 800। इतना समझ आया? क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सपेंसेस 60% बढ़ गए, एक्सपेंसेस 60% बढ़ गए। 500 का 60% कितना हुआ? 300। 300 से बढ़ गए एक्सपेंसेस तो कितने हो गए? 800। ठीक है। और इनकम जो है 25% बढ़ जाती है, इनकम जो है 25% बढ़ जाती है। किसका 25%? 800 का। 800 का 25% कितना होता है? 200। 200 से अगर इनकम बढ़ गई तो कितनी हो गई? 1000। तो अब इनकम है 1000, खर्चे हैं 800, तो सेविंग्स कितनी हो जाएंगी बच्चे? 200। पहले सेविंग्स थी 300 यूनिट्स, अब सेविंग्स है 200 यूनिट्स। अब सेविंग्स है 200 यूनिट्स। डेफिसिट आया, कितने का डेफिसिट आया बच्चे? दोनों का डिफरेंस। कितने का डेफिसिट आया? 100 यूनिट्स का डिफरेंस आया है, 100 यूनिट्स का डेफिसिट आया है। और क्वेश्चन कह रहा है कि जो डेफिसिट है वो कितने का है? 3500 का है। तो मैं कंपेयर कर सकता हूं, बोल सकता हूं कि जो 100 यूनिट्स का वैल्यू है, जो कि 100 यूनिट्स का वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है? 3500 के बराबर दिया हुआ है। रेशो में मतलब मेरी कैलकुलेशन कह रही है कि 100 यूनिट्स का डेफिसिट है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3500 का डेफिसिट है। तो आप कंपेयर कर सकते हो, आप बोल सकते हैं 100 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 3500। तो यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकल आएगा कितना? 35 रुपए के बराबर। ये आ गया 1 यूनिट का वैल्यू। अब यहां से आपसे जो मर्जी पूछा जाए, पुरानी वाली इनकम भी निकाल सकते हैं, नई वाली इनकम भी निकाल सकते हैं। अगर पुरानी इनकम पूछी होती तो 800 इंटू 35 करते, लेकिन इस वाले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है इंक्रीज्ड इनकम, मतलब न्यू इनकम पूछी जा रही है। न्यू इनकम 1000 यूनिट्स है, 1 यूनिट जो है वो 35 रुपयों के बराबर है, तो 1000 यूनिट्स किसके बराबर होंगे? 35 से गुणा कर दो 35,000, तो इसका आंसर क्या होगा? 35,000। आया समझ के नहीं आया? क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन से ये। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, the income of a person is 10,000 and its expenditure is 6,000 and saves rupees 4,000. In the next year his income increased by 10% and its expenditure increased by 20%. Now his saving is what percent lower than the previous savings? सेविंग्स में कितना चेंज आया आपसे ये पूछा जा रहा है, फटाफट बच्चे। इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। इनकम कितना दिया हुआ है? 10,000। एक्सपेंसेस कितने हैं? 6,000। सेविंग्स कितनी है? 4,000। सब कुछ दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो आपने यहां लिख दिया। अच्छा, अब लिखा हुआ है इनकम जो है 10% बढ़ जाती है। 10,000 का 10% कितना हो गया? 1000। 1000 से बढ़ गई मतलब कितनी होगी? 11,000। एक्सपेंडिचर जो है 20% बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाता है, तो 6,000 का 20% कितना होगा बच्चे? ये हो गया 1200। 1200 से बढ़ गया कितना हो गया? 7,200। तो अब इनकम है 11,000, एक्सपेंसेस है 7,200, तो 11,000 में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो खर्चे आ जाएंगे 3,800। ये भी समझ आ गया? अब बताना क्या है, सेविंग्स में कितना बदलाव आया, परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स बताना है। ये चीजें मैं आपको समझा चुका हूं कि परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय पुराने वाला नंबर, मतलब पुरानी वाली सेविंग्स जो कि 4,000 है, इंटू 100। इस तरीके से आप परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। कितना आ गया? 5%। तो अब सेविंग्स में 5% की कमी आई है, तो आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। आया समझ? कॉन्सेप्ट वही लगा, परसेंटेज चेंज किस तरीके से निकालना है समझा चुका हूं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A man spends 60% of his income. His income is increased by 20% and his expenditure also increases by 10%. Find the percentage increase in his savings. तो फटाफट इनकम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। इनकम, अब पिछले वाले सवाल में इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग दिया हुआ था, अब यहां पे लेट कर लेते हैं। अगर इनकम 100 है, खर्च कितना करता है इनकम का? 60%, तो सेव कितना करता है? 40। समझ गए? अच्छा, अब आगे का लिखा हुआ है इनकम जो है 20% बढ़ गई, कितनी होगी? 120। खर्चा जो है 10% बढ़ गया, 60 का 10% कितना हो गया बच्चे? 6 से बढ़ गया मतलब कितना हो गया? 66 हो गया। अब इनकम 120 है, खर्चा जो है बच्चे 66 है, 66 है, तो सेविंग्स कितनी होंगी? 54 होंगी, तो सेविंग्स आ गई 54। पुरानी सेविंग्स थी 40, नई सेविंग्स आ गई 54। इंक्रीज पूछा हुआ है, सेविंग्स में कितना इंक्रीज आया? 14 का इंक्रीज आया, 14 का इंक्रीज आया। नीचे आप क्या लिखेंगे? प्रीवियस सेविंग्स इंटू 100, जीरो से जीरो काट दो,
2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 7 5 जा 35। तो जो इंक्रीज आया वो 35% का आया। समझ आया? तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। क्लियर बच्चे? समझ आई ये क्वेश्चन कैसे करने हैं? ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास में जो भी करवाया वो आपको जरूर समझ आया होगा। अगर अभी भी दिक्कत रह गई है तो आप ये वाला लेक्चर फिर से देखें। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक बेसिक क्लासेस, पीछे 8-9 क्लासेस हो चुकी हैं, अगर अभी भी आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो पहले आप वो क्लासेस देखें, नहीं तो मिसलेनियस एक्सरसाइज जो भी मैं करवाने वाला हूं, मिसलेनियस क्वेश्चंस, वो समझ आपको नहीं आएंगे। तो पहले आप वो बेसिक क्लासेस देखकर आए अगली क्लास से पहले। चलो आज के लिए बच्चे इतना ही। थैंक यू।